दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र समसामयिक घटनाओं के वार्षिक संकलन में इस वीडियो में प्रस्तुत है। अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक के महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी, जो आपके आगामी आयोजित किए जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घटना चक्र दृष्टि भाग 2 के अंतर्गत अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक के महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी। पहला प्रश्न है दोस्तों, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उत्तर है हैदराबाद में। दोस्तों, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज यानी ADEX 11 अगस्त 2023 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। अगला है कि इसे किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, जो ये कृषि डेटा एक्सचेंज है, इसको तेलंगाना सरकार द्वारा विश्व आर्थिक मंच और IISc बंगलुरु के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्यातक राज्य कौन रहा है? तो उत्तर है तमिलनाडु राज्य। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्यातक राज्य तमिलनाडु रहा और इसमें दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश अपना प्रदेश था। अगला है कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? तो याद रखिएगा, इंदौर नगर निगम। दोस्तों, जुलाई 2023 में इंदौर नगर निगम विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है। और ये EPR क्रेडिट इंदौर को क्यों प्राप्त हुआ है या क्यों प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण के लिए इंदौर नगर निगम को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस संस्था द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की गई? तो 5 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जो है जारी की गई है। दोस्तों, भारत द्वारा वर्ष 2022 में $49 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है FDI अंतर प्रवाह दर्ज किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्तकर्ता देश अमेरिका है, जो कि $285 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 28 जून 2023 को जारी किया गया है। इस सूचकांक में कुल 120 देश शामिल हैं और सूचकांक यानी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर स्वीडन है, अंतिम स्थान पर यमन है और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 67वीं है 120 देशों की सूची में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया है और इस सूचकांक में कुल 110 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीति आयोग द्वारा जारी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 यानी EPI में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है तमिलनाडु राज्य को 80.89 अंक प्राप्त हुआ है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में। अगला है कि निर्यात तैयारी सूचकांक का कौन सा संस्करण था ये? तो ये तीसरा संस्करण था।
2022 में इस सूचकांक में दूसरा और तीसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है 78.20 जो है अंक के साथ, और कर्नाटक इसमें 76.36 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। और इस सूचकांक में हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा कि दोस्तों, निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को शीर्ष स्थान मिला है। भूमि से घिरे यानी मैदानी राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा को। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो गोवा को। और इस रिपोर्ट के अनुसार निर्यात के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? तो जामनगर गुजरात है। और ईपीआई 2022 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तर प्रदेश 7वें रैंक पर है 61.23 अंकों के साथ। और देखिए ईपीआई 2022 में बिहार की रैंकिंग और स्कोर, तो बिहार 22वें स्थान पर और इसका स्कोर 41.06 है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई को राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान कितने लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं? तो ये 13.5 करोड़ लोग। किस राज्य में गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो उत्तर प्रदेश में। और 2015-16 से 2019 की और 21 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल 3.43 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश के बाद गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट किस राज्य में हुई है? तो बिहार में 2.25 करोड़ और मध्य प्रदेश में 1.36 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। अगला प्रश्न है, देश का वह राज्य जहां 2019 से 21 में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो बिहार में 33.76% है। 2019 से 21 में उत्तर प्रदेश में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की प्रतिशत संख्या कितनी है? तो ये डेटा महत्वपूर्ण है, 22.93% जो है उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्विटर को किस रूप में रीब्रांड किया गया है? तो याद रखिएगा एक्स के रूप में ट्विटर को रीब्रांड किया गया है 23 जुलाई 2023 को। इंटर ब्रांड की वर्ष 2023 की 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस को। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कौन सा वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है 5 जून 2023 को? तो इसका नाम है अंतर्दृष्टि। अगला प्रश्न है दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई पर 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? तो ये है एमआरएफ लिमिटेड। दोस्तों, एमआरएफ लिमिटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 जारी किया गया है किसके द्वारा? तो नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल के द्वारा भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 जारी किया गया है। और आप जान लीजिए कि देश की कुल जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में कितनी रही है? तो 1.35% रही है। 2019-20 के लिए भारत के लिए कुल स्वास्थ्य व्यय दोस्तों 6,55,822 करोड़ रुपए अनुमानित है। ये जीडीपी का कितना है? तो ये 3.27% है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के लिए किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता अप्रैल 2023 में? तो कर्नाटक ने। और छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन का जो पुरस्कार है वो पुडुचेरी को मिला है। अगला प्रश्न है कि कोरोना काल में पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न होने के कारण इस योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया गया है? तो 31 मार्च 2026 तक। और पीएम कुसुम योजना क्या है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान
पीएम कुसुम का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन यानी AISHE 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया? तो जनवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट जारी की गई। इसमें शिक्षार्थी नामांकन की संख्या के संदर्भ में शीर्ष 6 राज्यों में देखिए, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे, तमिलनाडु तीसरे, मध्य प्रदेश चौथे, कर्नाटक पांचवें और राजस्थान छठे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 कब प्रस्तुत किया गया? तो 1 फरवरी 2023 को। बजट की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में क्या चीज़ें शामिल हैं? तो इसमें दोस्तों समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंच, अवसंरचना और निवेश, सक्षमताओं को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, ये बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं। अगला है दोस्तों, सरकार द्वारा कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कितने? तो ये बजट में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, बजट अनुमान 2023-24 में वर्ष 2022-23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो ये 7% है। और ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवा उद्यमियों के लिए स्थापित निधि का नाम क्या है? तो कृषि वर्धक निधि। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए किस संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, इंडियन मिलेट अनुसंधान संस्थान यानी भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को श्री अन्न या मोटे अनाजों को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को इसके उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। दोस्तों देखिए, तटीय क्षेत्र और लवण भूमि जहाँ पर व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए प्रारंभ की गई योजना क्या है? तो ये है मिष्टी योजना यानी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। और इसके अलावा 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो ये भारत श्री यानी भारत शेयर्ड रिस्पेरिटी ऑफ इंस्क्रिप्शंस भारत श्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 कब जारी किया गया था? तो 31 जनवरी 2023 को। अगला है राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारतीय विनिर्माण नवाचारी सूचकांक में समग्र रूप से सर्वाधिक नवाचारी राज्य कौन है? तो ये कर्नाटक है। और इस सूची में उत्तर प्रदेश का नवाचारी राज्यों में 14वां स्थान है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में वर्ल्ड लाइन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा? तो बंगलुरु था। किस संस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो 13 मार्च 2023 को इरेडा यानी भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा किस भारतीय चाय को GI टैग दिया गया है? तो ये हिमालय की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग यानी यूरोपियन कमीशन द्वारा GI टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी फसलों के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी दी गई है? तो 3 उत्कृष्टता केंद्र। कमलम या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? बंगलुरु कर्नाटक में। आम और सब्जियों के लिए एक्सीलेंसी सेंटर या उत्कृष्टता केंद्र ये जाजपुर ओडिशा में। और सब्जियों और फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र पोंडा गोवा में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 से 17 सितंबर 2023 के मध्य 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये दोस्तों नवी मुंबई महाराष्ट्र में। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये जोगी घोपा असम में किया जा रहा है। भारत के पहले इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL को। ये 26 अप्रैल 2023 को RVNL को नवरत्न का दर्जा दिया गया है।
अगला प्रश्न है कृषि ड्रोन निर्माण के लिए एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो ये गरुड़ एरोस्पेस है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए कितने पीएम मित्र पार्क स्थलों को स्थापित करने की घोषणा की है? तो 7। और इन पार्कों को तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा वस्त्र उद्योग के लिए पीएम मित्र पार्क। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो याद रखिएगा लखनऊ में, और ये आयोजन 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच किया गया। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023। और इस सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को 4.47 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। इस निवेश सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? तो ये पश्चिमांचल यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कुल निवेश का लगभग 45% हिस्सा प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना है? तो उत्तर है IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। याद रखिएगा दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना है। अगला प्रश्न है किस महारत्न कंपनी को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 24 अप्रैल 2023 को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है अप्रैल 2023 में किस देश ने स्वर्ण द्वारा समर्थित डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो जिम्बाब्वे ने। दोस्तों अप्रैल 2023 में स्वर्ण द्वारा समर्थित डिजिटल करेंसी जिम्बाब्वे ने लॉन्च करने की घोषणा की है। और 26 से 29 फरवरी 2024 के मध्य मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यानी MWC का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उत्तर है दोस्तों आप जान लीजिए बार्सिलोना स्पेन में ये 2024 का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आयोजित किया जाएगा बार्सिलोना स्पेन में। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक होगी कहाँ पर? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कैमरून में। ये विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन कैमरून में किया जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट। वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो फोर्ब्स के द्वारा 4 अप्रैल 2023 को। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो बर्नार्ड अर्नाल्ट और फैमिली। इनकी कुल संपत्ति $211 बिलियन है। और इस सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? तो याद रखिएगा फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2023 में जो है मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर है। इनकी कुल संपत्ति $83.4 बिलियन है। अगला प्रश्न है फोर्ब्स की सर्वाधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा एथलीट है? तो ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर ये सर्वाधिक भुगतान पाने वाले एथलीट हैं। अगला प्रश्न है अप्रैल 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी विश्व विकास रिपोर्ट 2023 का शीर्षक क्या है? तो माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज। ये 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास रिपोर्ट 2023 का शीर्षक है। अगला है कि विश्व बैंक द्वारा जारी रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो सिंगापुर है। भारत को रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत की रैंकिंग 38वीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अप्रैल 2023 में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले 3 देश कौन से हैं? तो ये हैं USA, चीन और भारत। ये ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले 3 देश अमेरिका, चीन और भारत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं ये प्रश्न मानव विकास सूचकांक से संबंधित है।
तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। तो प्रश्न यही है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक एसडीआई 2021-22 में भारत का स्थान कौन सा है। तो उत्तर है कि यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132वां है और इसका स्कोर 0.633 है। एसडीआई 2021-22 में शामिल कुल देशों की संख्या कितनी है। तो कुल 191 देश शामिल रहे हैं। एसडीआई 2020 में भारत का स्थान क्या था। तो इसमें भारत का स्थान 131वां था। एसडीआई 2021-22 में शीर्ष 3 देश कौन से हैं। तो याद रखिएगा, शीर्ष पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर नॉर्वे और तीसरे पर आइसलैंड मानव विकास सूचकांक में हैं। तो याद रखिएगा, यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत 132वें स्थान पर, जबकि शीर्ष स्थान पर याद रखिएगा स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर नॉर्वे और तीसरे पर आइसलैंड है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। समसामयिक घटना चक्र दृष्टि करेंट अफेयर्स में वार्षिक संकलन या वार्षिक घटनाओं के अंतर्गत इसमें आपने त्वरित रूप से आर्थिक घटनाओं को कवर किया, जिसमें हमने वर्ष भर के अगस्त 2022 से अगस्त 2023 के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को कवर किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा, उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट यानी लोअर परीक्षा और उत्तराखंड आरओ तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन तथ्यों और आंकड़ों को तैयार कर लीजिएगा, ताकि परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनको सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।